बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 8 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ से टॉपिक वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो चले चलते हैं सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरफ। वेरिएबल डिक्लेरेशन की जो मेन डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जी आपने क्या करना है, स्पेसिफाई करना है वेरिएबल नेम को विद इट्स डेटा टाइप। यहां से आपको दो चीजें क्लियर होती हैं कि जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो दो चीजों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक आप वेरिएबल नेम को इस्तेमाल कर रहे होंगे और दूसरा आप उसकी डेटा टाइप को। ये दोनों टॉपिक हम लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं और डेटा टाइप किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट ये कहता है कि मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज इन प्रोग्राम। हम जब बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर्स में तो हमने ये कहा था कि जब भी वेरिएबल डिजाइन किए जाते हैं या वेरिएबल के बारे में बताया जा रहा होता है तो ये हमेशा डिजाइनिंग ऑफ द प्रोग्राम से पहले आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है कि जब भी आपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी वेरिएबल को इस्तेमाल करना है, यानी कि उसमें कुछ इनपुट लेनी है या उसके ऊपर कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करवाने के बाद रिजल्ट्स देने हैं, तो उससे पहले हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरिएबल डिक्लेरेशन बेसिकली बताती ये है कि आपका जो वेरिएबल है ये किस किस्म का डाटा होल्ड करेगा। इसलिए वेरिएबल को स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम में ही हम मोस्टली डिक्लेयर कर लेते हैं। अब अगर हम इसकी सिंटैक्स की तरफ आए तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि जी किस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। हम ये देख चुके हैं कि जी वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक आपकी डेटा टाइप की और दूसरा वेरिएबल नेम की। लिहाजा अब इसका सीक्वेंस क्या होगा ये हमें क्या बताएगा, ये हमें सिंटैक्स बताएगा। सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है आपका डेटा टाइप। डेटा टाइप में आप क्या कर रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं कि आपका जो वेरिएबल है वो किस किस्म का डाटा अपने पास होल्ड कर रहा होगा या स्टोर कर रहा होगा। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, स्पेस देते हैं और फिर आप वेरिएबल नेम या वेरिएबल नेम्स देते हैं। कहते हैं डेटा टाइप और वेरिएबल नेम ज्वाइन नहीं करते बल्कि इनके दरमियान क्या होगी, स्पेस होगी। और क्योंकि ये भी एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट बन रही होती है तो लिहाजा इसके भी एंड पर आप क्या दिख रही होती हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जो कि आपका सेमीकोलन है वो प्लेस कर रही होती है। अब वेरिएबल नेम के केस में इसका थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जबकि नेम्स हो तो ये किसी थोड़ी सी डिफरेंस के साथ आपका क्या कर दिया जाता है, डिक्लेयर किए जा रहे होते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स देखें दोनों तरीके से कि अगर आपका सिर्फ एक वेरिएबल है तो वो कैसे डिक्लेयर होगा। फॉर एग्जांपल मैंने जो मेन तीन इस्तेमाल होने वाली डाटा टाइप है जिसमें आपकी इंटीजर के लिए इंट, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फ्लोट और कैरेक्टर के लिए चार डाटा टाइप है, उनके हवाले से एग्जांपल्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल इंट इज अ वैलिड डाटा टाइप, स्पेस और एक वेरिएबल लिख दिया ए। ये एक सिंगल वेरिएबल है और इसके बाद आपने क्या प्लेस कर दिया, सेमीकोलन। सेम इसी तरह एक डाटा टाइप है आपकी फ्लोट, जो कि आपके रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, और वेरिएबल नेम के एवरेज की शॉर्ट फॉर्म एवीजी और एंड विद अ सेमीकोलन। सेम इसी तरह चार जो कि कैरेक्टर के लिए डाटा टाइप यूज की जा रही होती है, उसके बाद स्पेस और फिर वेरिएबल नेम लिख दिया ग्रेड और एंड विद अ सेमीकोलन। ये तो ये जितने भी एग्जांपल्स है सिंगल वेरिएबल के डिक्लेरेशन के लिए। अगर हम सेम डाटा टाइप के साथ मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस क्या है कि जी जब भी आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक सिंगल लाइन के अंदर डिक्लेयर कर रहे होंगे तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि उनके दरमियान कॉमा को प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर गौर करें तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले डाटा टाइप इंट, देन स्पेस, ए, बी और सी, ये तीन वेरिएबल नेम है, लेकिन इनके दरमियान क्या प्लेस किया गया है, कॉमा। कॉमा बेसिकली क्या कर रहा होता है, इन तमाम वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है। ये बता रहा होता है कि ये एक वेरिएबल नहीं है बल्कि एक से ज्यादा वेरिएबल हैं, और ये सारे के सारे बेसिकली किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। यानी कि इनके अंदर जो नंबर स्टोर होंगे वो होल नंबर्स होंगे, वो कोई रियल नंबर नहीं स्टोर कर सकते। सेम इसी तरह आप देखिए फ्लोट के साथ हमने बात की है एवीजी एवरेज के लिए,
PERC परसेंटेज के लिए, और इनको भी आपने किससे सेपरेट किया है, कॉमा से। और याद रखें हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन प्लेस करना जरूरी है। अगर सेमीकोलन प्लेस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली सेमीकोलन की वजह से आपको एरर आ जाएगा, वो भी सिंटैक्स का एरर होगा। और लास्ट में देखते हैं फॉर एग्जांपल CHAR स्पेस CH1 कॉमा अगेन और CH2। इसका मतलब है दो वेरिएबल हमने क्रिएट किए हैं, एक का नाम CH1 है, दूसरे का नाम CH2 है। याद रखिएगा ये जितने भी वेरिएबल नेम दिए गए हैं ये सारे के सारे वैलिड वेरिएबल नेम है, इनमें से कोई भी इनवैलिड नहीं है। लिहाजा यहां से हमें ये चीजें क्लियर होगी कि हम सिंगल वेरिएबल को भी क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं विद द सिंगल स्टेटमेंट, और मल्टीपल वेरिएबल्स को भी सिंगल स्टेटमेंट के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हम क्योंकि C++ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो यहां पर वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद वेरिएबल को डिफाइन करना जरूरी नहीं होता। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल डेफिनेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि ये स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, जिसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल A है जिसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। जबकि डिफाइन करने का मतलब ये है कि जी ये वेरिएबल जो सा A है ये मेमोरी में जाकर इंटीजर के अगर 2 बाइट्स हैं तो 2, अगर 4 बाइट्स है तो 4 बाइट्स को रिजर्व कर लेगा, और फिर वो किस नेम से आइडेंटिफाई किए जाएंगे, A के साथ। लिहाजा C++ के अंदर ये याद रखिएगा, वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए वेरिएबल की डेफिनेशन भी उसके साथ ही हो जाती है। यानी कि हमने जैसे ही वेरिएबल को डिक्लेयर किया उसके साथ साथ ही वेरिएबल क्या हो जाता है, आपका डिफाइन हो जाता है। इसलिए हमें यहां पर सेपरेट वेरिएबल को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है कि ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है और ये किस तरह की जाती है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के हवाले से। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, अगर बात करें तो कहते हैं इनिशियलाइज का मतलब क्या है, इनिशियल वैल्यू देना, इनिशियल वैल्यू देना। यहां पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पहला सेंटेंस क्या कहता है, असाइन वैल्यू टू वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। यानी कि हम डिक्लेरेशन भी पढ़ के आए हैं कि डिक्लेयर क्या है, डाटा टाइप के साथ वेरिएबल का नेम बताना क्या है, आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन है। लेकिन अगर उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर उसे कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दी जाए, उसे कोई ना कोई वैल्यू दे दी जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। अब कहता है क्या है, अगर वेरिएबल को इनिशियलाइज ना किया जाए तो क्या होगा। यहां पे देख सकते हैं उसने क्या है, इट होल्ड्स द गार्बेज वैल्यू और डेटा। गार्बेज वैल्यू क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गार्बेज वैल्यू के हवाले से देखें, हम जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, याद रखें वो क्रिएट कहां पर होती हैं, रैम में। अगर रैम में क्रिएट होते हैं तो रैम में पहले से सेल्स के ऊपर कोई ना कोई डाटा मौजूद रहता है। वो रिफ्रेश होने पे अक्सर रिमूव होता है, और समटाइम ऐसा होता है कि रिफ्रेश होने से पहले ही वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। अब जैसे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसको क्या करेगा, वो जिस मेमोरी लोकेशन को होल्ड कर रहा है, अगर उसके ऊपर कोई पहले से डाटा पड़ा हुआ है तो वो डाटा बेसिकली क्या है, वो डाटा गार्बेज डाटा है। क्यों, कहता है कि वो डाटा किसी प्रोग्रामर ने या यूजर ने उसे असाइन नहीं किया, बल्कि ये वो डाटा जो पहले से पड़ा हुआ था, ये गार्बेज थी जो किसी के इस्तेमाल में नहीं थी। लिहाजा वो डाटा आपका क्या कहलाएगा, गार्बेज डाटा कहलाएगा। अब आगे जरा हम सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं किस चीज का, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में देखें, सबसे पहले आपको क्या आ रहा है, डाटा टाइप आ रही है। डाटा टाइप के बाद आपके पास क्या आ रहा है, वेरिएबल नेम आ रहा है, और वेरिएबल नेम के बाद आपके पास इक्वल साइन आ रहा है। ये सिंगल इक्वल साइन है जो कि असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असाइनमेंट का मतलब क्या है, किस चीज को असाइन करेगा, वैल्यू असाइन करेगा, किसको, वेरिएबल नेम को। यहां पर एक बात बताना बहुत जरूरी है, वो क्या है, कहता है कि हमेशा राइट साइड की वैल्यू किसे असाइन होती है, लेफ्ट साइड को। राइट साइड की वैल्यू किसे असाइन होती है, हमेशा लेफ्ट साइड को। यहां पर यह पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं है कि आप लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड को असाइन करें। हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू किसे असाइन होगी, लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या होगा, आपका एक वेरिएबल नेम होगा। अब यहां पे देखें,
हमें यह पता चल गया कि डाटा टाइप है, उसके बाद स्पेस के बाद वेरिएबल नेम है, इसके बाद इक्वल साइन है जो कि असाइनमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर हम कोई ना कोई वैल्यू देंगे और एंड विद अ सेमीकोलन, क्योंकि ये भी कंप्लीट एक क्या है, स्टेटमेंट है। और अगर एक स्टेटमेंट है तो इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट का एंड किससे होगा, एक सेमीकोलन से होगा। अब यहां पे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल डाटा टाइप इंट है, वेरिएबल सेम जो हमने डिक्लेरेशन में यूज किया था, ए इक्वल, क्योंकि ये सिंटैक्स का हिस्सा है, असाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है, इक्वल साइन और 10। इसका मतलब है जब भी वेरिएबल रैम में क्रिएट होगा, कौन सा वेरिएबल, ए वेरिएबल जब क्रिएट होगा तो उसकी वैल्यू क्या कर दी जाएगी, 10। इसका मतलब है अगर पहले उसके वहां पर कोई गार्बेज वैल्यू भी थी तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर वैल्यू रिमूव कर दी जाए और इनिशियलाइज कर दिया जाए किसी यूजर डिफाइंड से, यूजर डिफाइंड वैल्यू से या प्रोग्रामर डिफाइंड वैल्यू से, तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। याद रखिएगा ये वैल्यूज की वजह से जो एरर्स आते हैं ये कभी भी सिंटैक्स एरर नहीं होते, ये मोस्टली आपके कौन से होते हैं, लॉजिकल एरर। और लॉजिकल एरर्स को कंपाइलर कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। अगर कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर सकता तो फिर क्या होता है, फिर इसका मतलब है आपके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आते हैं, गलत आते हैं, रॉन्ग रिजल्ट्स आपको देता है। और रॉन्ग रिजल्ट्स की वजह याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल एरर्स होते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि लॉजिकल एरर्स वो एरर्स हैं जो कि फाइंड करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। उसकी वजह क्या है कि कंपाइलर इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जिसमें बात की हुई है फ्लोट एवीजे, क्योंकि फ्लोट वैल्यू है, एवीजी उसकी वेरिएबल नेम है, इक्वल के बाद 30.5, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोट जो सा है आपको रियल वैल्यू को होल्ड कर रहा होता है, लिहाजा यहां पर आपकी जो वैल्यू है वो 30.5 है एंड विद अ सेमीकोलन। यहां पे जरा देखिएगा, यहां थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो मुख्तलिफ है 4 के केस में, जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप 4 ग्रेड इक्वल ए, लेकिन ए जो सा है वो किस में लिखा गया है, सिंगल कोट्स में लिखा गया। हमने बात की थी कांस्टेंट पढ़ते हुए कि जी कांस्टेंट जो सा होता है या तो सिंगल कैरेक्टर या सिंगल सिंबल या सिंगल डिजिट, वो हमेशा किस में एनक्लोज होता है, सिंगल कोटेशन मार्क में। लिहाजा यहां पे कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए कैरेक्टर कांस्टेंट का होना जरूरी है, क्योंकि ग्रेड एक वेरिएबल है और इसको जो वैल्यू असाइन की जा रही होगी वो कौन सी होगी, हमेशा कैरेक्टर कांस्टेंट। और कैरेक्टर कांस्टेंट किसमें आप प्लेस करेंगे, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर प्लेस करेंगे। लिहाजा जब भी आप कोई डेटा टाइप कैरेक्टर या 4 यूज कर रहे होंगे तो उसका जो भी वेरिएबल होगा उनको जो वैल्यू असाइन की जाएगी एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम बिल्ट, तो उस वक्त आप उसे सिंगल कोट में लिख रहे होंगे। आगे हम थोड़ा सा इसकी प्रोग्राम की एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये आपको ज्यादा क्लियर करेगा, जिसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। सेम शुरू में आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है iostream.h, ये इनपुट आउटपुट stream.h है, हैश इंक्लूड conio.h जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है जो कि इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन, ये याद रखिएगा मेन फंक्शन से ही आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई थी। अब स्पेस की कमी की वजह से मैंने यहां पर कर्ली ब्रेसेस यहीं पर प्लेस कर दी हैं। जरा देखिए कर्ली ब्रेसेस का प्लेस करने का मतलब है यहां से इसकी बॉडी क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। हमने क्या लिखा है, इंट ए। अब देखिए ए को कोई वैल्यू असाइन नहीं है, अगर वैल्यू असाइन नहीं है तो इसका मतलब है यहां पर वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, इनिशियलाइज नहीं किया गया। इससे नेक्स्ट देखें b इक्वल टू 10, इसका मतलब है b को हमने क्या किया, 10 इनिशियलाइज कर दिया। यानी कि एक वेरिएबल वो है जिसे हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है और दूसरा वेरिएबल वो है जिसको हमने सिर्फ इनिशियलाइज किया। अब यहां पे देखें नीचे आए सी आउट, सी आउट बेसिकली आउटपुट स्टेटमेंट है जो कि कंसोल बेस्ड आउटपुट के लिए इस्तेमाल की जाती है, और कहता है हमने इसमें क्या किया है, a की वैल्यू डिस्प्ले कर दी है और फिर b की वैल्यू क्या कर दी है, डिस्प्ले कर दी है। कहते हैं आउटपुट में आप देख सकते हैं कि a को हमने वैल्यू तो कोई नहीं असाइन की थी, लेकिन आपको a के अगेंस्ट वैल्यू कोई ना कोई नजर आ रही है। ये जो वैल्यू है ये बेसिकली क्या है, आपकी गार्बेज वैल्यू है। जबकि b के अगेंस्ट आप देख सकते हैं आपको एग्जैक्टली 10 ही नजर आ रहा है जो कि हमने उसे इनिशियलाइज किया था। यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब जरा थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। हमने तो यहां पर यह पढ़ा है
थोड़ा सा ऊपर डाटा टाइप में वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। कहता है समटाइम ऐसा भी होता है कि हम एक स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उससे नेक्स्ट इमीडिएट स्टेटमेंट के अंदर उसको इनिशियलाइज करते हैं। वो कैसे होता है जरा देख लीजिएगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं बात करता हूं, अगर आपकी डाटा टाइप इंट ए है, ये मैंने क्लियर कर दिया, और उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर 10 कर रहा हूं तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट भी आपकी क्या कहलाएगी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट ही कहलाएगी। लिहाजा अगर यहां पे ए को डिक्लेयर किया और इससे इमीडिएट नेक्स्ट लाइन पे जाकर मैं किसी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दूं या ए को कोई वैल्यू असाइन कर दूं तो वो भी आपकी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट ही कहलाएगी। उम्मीद है कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं कॉन्स्ट क्वालिफायर की तरफ। कॉन्स्ट क्वालिफायर, अब अगर कॉन्स्ट का वर्ड अगर हम देखें तो कहता है कॉन्स्ट बेसिकली क्या है, इट्स अ कीवर्ड, इट्स अ रिजर्व वर्ड, यानी कि इसका पर्पस पहले से डिफाइंड है। ये प्री डिफाइंड वर्ड है जिसके मीनिंग को कभी भी तब्दील नहीं किया जा सकता, और अगर मीनिंग को तब्दील नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब है कि आप इसे जहां पर भी यूज करेंगे वो पहले से डिफाइंड पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसके पर्पस को तब्दील नहीं करेंगे। अब कहते हैं कि बेसिकली यूज क्यों किया जाता है, तो यहां पे नजर आता है कि यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन टू डिफाइन कांस्टेंट्स। हम कांस्टेंट के बारे में एक कंप्लीट टॉपिक पढ़ के आए हैं कि हम क्या करते हैं, वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू को चेंज नहीं करवाना होता वो क्या कहलाते हैं, आपके कांस्टेंट कहलाते हैं, या जिनकी वैल्यू कभी भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर तब्दील नहीं होती, फिक्स्ड होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। फिर जब हमने स्टार्ट में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का टॉपिक पढ़ा तो उसके अंदर भी हमने बात की थी कि डिफाइन, आपका जो प्री प्रोसेसर है वो क्या करता है, कांस्टेंट डिफाइन करता है। और कांस्टेंट क्यों डिफाइन करता है, ताकि विद इन अ प्रोग्राम जहां पर भी उनको यूज करें तो उनकी वैल्यू को चेंज ना किया जा सके किसी भी तरीके से, चाहे उसके ऊपर आप कोई प्रोसेसिंग करें, चाहे उसके ऊपर कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म करें, लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। लिहाजा यहां पर हम क्या कर सकते हैं, विद इन अ प्रोग्राम भी कॉन्स्ट क्वालिफायर को इस्तेमाल करते हुए किसी वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट। यानी कि आप अगर किसी वेरिएबल को कांस्टेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी इजीली किया जा सकता है। जबकि वेरिएबल के बारे में क्या डिस्कशन की गई थी कि ये वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्ट क्वालिफायर की मदद से हम वेरिएबल की वैल्यू को भी कांस्टेंट कर सकते हैं। अब यहां पे देखें, उसने कहा कि जी इसकी वैल्यू चेंजेबल नहीं होती। इसके सिंटेक्स की तरफ बेसिकली हम जाते हैं, जिसमें सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखा हुआ है। कॉन्स्ट के बाद आप क्या दे रहे हैं, स्पेस, स्पेस के बाद अगेन। अब जरा इससे आगे का, अगर कॉन्स्ट को छोड़ के इससे आगे का सिंटेक्स देखा जाए तो मोस्टली आपको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का सिंटेक्स नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें, स्टार्ट में क्या किया है, कॉन्स्ट प्लेस किया है, फिर क्या है, डाटा टाइप है, फिर स्पेस है, फिर वेरिएबल नेम है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर या इक्वल साइन है, और फिर आप वो वैल्यू दे रहे हैं जिसके साथ आप इसको क्या करना चाह रहे हैं, कांस्टेंट करना चाह रहे हैं। ये बहुत जरूरी स्टेटमेंट है, ऑल ओवर जो हम प्रोग्राम के अंदर इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों कहते हैं, उन जगहों पर जहां पर हमने एक वैल्यू के साथ फिक्स करके चलना होता है वो आपकी क्या कहलाती हैं, कांस्टेंट कहलाती हैं। एग्जांपल्स में आते हैं, कहते हैं यहां पे देखें, कॉन्स्ट का कीवर्ड एज इट इज आया है, डाटा टाइप इंट हो चुकी है, टेक्स्ट इक्वल 16, और उसके बाद मैंने क्या किया, सेमीकोलन प्लेस कर दिया। इसका मतलब यह है कि हमने क्या किया, एक वेरिएबल टेक्स्ट डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की 16 की, और वो इंटीजर टाइप का था, लेकिन उसके बाद हमने उसे क्या कर दिया, कांस्टेंट। यानी कि ये अब टेक्स्ट की वैल्यू को अगर हम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज करना चाहें तो भी ये वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्ट अगेन, फिर स्पेस के बाद फ्लोट, स्पेस पाई इक्वल टू 3.141593 एंड विद अ सेमीकोलन।
इसका मतलब है एक वेरिएबल जो पाई है, फ्लोट डाटा टाइप का, उसको एक वैल्यू असाइन की गई है 3.141593, लेकिन उसे कॉन्स्ट क्वालिफायर की मदद से क्या किया है हमने, कांस्टेंट बना दिया। यानी कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अगर पाई के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके या उसको वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रोग्राम ये कभी भी परमिशन नहीं देगा, वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्ट रहेगी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू के ऊपर एक लॉक प्लेस कर रहे हैं जिसकी वजह से उस वैल्यू को कभी भी तब्दील नहीं किया जा सकता। अब एक चीज आपने और देखी होगी कि लास्ट टाइम जब मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन की बात कर रहा था तो मैंने जितने भी वेरिएबल नेम्स लिखे थे वो सारे के सारे क्या थे, स्मॉल लेटर्स में लिखे थे। लेकिन यहां पर आपको दोनों वेरिएबल्स वो नजर आ रहे होंगे जो कि मैंने कैपिटल लेटर्स में यानी कि अपर केस लेटर में लिखे। इसका मतलब यह है कि कॉस्ट के साथ जब भी आप कोई वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए, जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप वेरिएबल्स के नेम हमेशा किस में लिखें, अपर केस लेटर्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स में। वो कैपिटल लेटर्स लिखने से हमें पता चल जाएगा या प्रोग्रामर को पता चल जाएगा कि ये जो आपके वेरिएबल्स हैं ये वो हैं जिनकी वैल्यू ऑल ओवर द प्रोग्राम आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।